चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों की। रायपुर में रविवार को सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश इस वक्त वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और बीजेपी चीन को लेकर सियासत कर रही है। भारत और चीन विवाद पर बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बयानों में विरोधाभास है। चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। एलएसी पर भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चीन के साथ नरम रुख अपनाते हैं। मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो 5 बार चीन जा चुके हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए भूपेश बघेल ने केयर फंड पर भी सवाल खड़े किए। पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता। भूपेश बघेल ने कहा कि ये एक तरह से पीएम केयर फंड जो होता है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने ये भी मांग रखी कि बीजेपी ये बताए कि पीएम केयर फंड में किन चीनी कंपनियों ने पैसा दिया और कितना दिया। भारत सरकार के चीन पर जो नरम रुख है, तनाव के बीच में सैकड़ों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लिए हैं, तो क्या यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, स्थिति को, वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी लगातार वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर रही है। रविवार को छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी वर्चुअल रैली हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में भगवान का अवतार बताया, तो चीन से विवाद के लिए कांग्रेस और नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी चोरी चोरी चीन के दूतावास में मिलने जाते हैं। आज जब चीन से युद्ध होता है हमारा, चीन से हमारे सैनिक भिड़ जाते हैं, तो सेनाओं का मनोबल गिराने का पाप और अपराध ये कांग्रेस पार्टी करते हैं। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, राहुल बाबा कब अकल आएगी आप में? आपकी मानसिक आयु तो 5-7 साल से ज्यादा नहीं लगती। क्या दुर्भाग्य कांग्रेस का, ऐसे नेता इनको मिले, ऐसी बातें कहते हैं। क्या आश्चर्य होता है जब सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है। आरोप लगाना और ऐसे आरोप लगाना जिससे हमारी सेनाओं का मनोबल गिरे, ये महाअपराध और पाप है राहुल गांधी जी। इसके लिए देश आपको और आपकी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा और भूपेश बघेल को मिस्टर बंटाढार 2 बताया। शिवराज सिंह ने कहा कि एक बंटाढार मध्य प्रदेश में है तो दूसरे छत्तीसगढ़ में। ये जो वैभवशाली स्वरूप दिखाई दे रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण दिखाई दे रहा है। आपने तो मिस्टर बंटाढार की याद दिला दी। एक बंटाढार थे मध्य प्रदेश में, उनका नाम मैं नहीं लेता और नहीं तो स्नान करना पड़ता है। उस समय एक बंटाढार वहां हुए थे। अब बंटाढार संस्करण 2 अगर कोई है तो वो है मिस्टर भूपेश बघेल। अरे मध्य प्रदेश जैसे राज्य की तरफ देखो। वहीं सीएम शिवराज के बंटाढार 2 कहने पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ का सहारा लेकर भूपेश बघेल की छवि खराब करना चाहती है। वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कोई उनके नेता नहीं है, मध्य प्रदेश से नेता आयातित करके वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं। और जिस ढंग से माननीय शिवराज सिंह ने आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार इन 18 महीनों में जो 36 वादे किए थे, 36 वादों में लगभग 22 वादे पूरे किए। आज पूरे देश में दूसरे नंबर में हमारी सरकार है। जो जो वादा किए वो वादा हमारी सरकार पूरा कर रही है। देखिए 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या उपचुनाव हो, कहीं भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहे। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। वहीं बीजेपी की वर्चुअल रैली में रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर सरकार को घेरा, साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। तो छत्तीसगढ़ सरकार की हालत ये है कि यहाँ पे वेटिंग चल रहा है। यदि मरीज और उसका जांच हो रहा है, उसके सिम्टम्स आ गए हैं,
उसको जांच करना है तो 12 दिन 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आती है। 12 दिन तक ना जाने कितने लोगों को कोरोना से प्रभावित कर देता है। नौकरी के सारे अवसर समाप्त कर दिए। पुलिस भर्ती की परीक्षा हो गई थी, रिजल्ट आने वाला था, निरस्त कर दिया गया। 60,000 लोगों ने पुलिस भर्ती के लिए एप्लीकेशन दिया था, उनका फिजिकल हो गया था, रिटर्न हो गया था, उसके बाद उसको निरस्त किया गया। 4,890 शिक्षकों की भर्ती जो बीए, बीएड, एमफिल, एमए किए हुए बच्चे थे, उनका भी रिजल्ट आने वाला था, उस भर्ती को निरस्त किया गया। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अपने कार्यकाल का पहला साल आज पूरा कर लिया। पिछले एक साल में उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने न केवल 2 उपचुनाव जीत हासिल की, बल्कि निकाय चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। इस मौके पर उनसे बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी ने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बागडोर संभालने वाले अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने संगठन को नए सिरे से गठित किया है, कार्यकारिणी अपनी बनाई है और कई चुनौतियों को पार पाया है। आने वाले दिनों में और क्या चुनौतियां हैं, वो कैसे देखते हैं अपने 1 साल के कार्यकाल को, इसी संबंध में हम बात करेंगे मोहन मरकाम जी के साथ। मरकाम जी, 1 साल का आपका जो कार्यकाल रहा, सत्ता और संगठन को साथ में लेकर चलना एक बड़ी चुनौती रही। 2 चुनाव आपने भी जीते। अब कैसे देखते हैं 1 साल के कार्यकाल को और आगे की क्या योजना है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देशन में मुझे छत्तीसगढ़ की बागडोर का पीसीसी का बागडोर संभालने का मौका मिला। उनका जो मार्गदर्शन रहा, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब, आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब और सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में मुझे संगठन में काम करने का मौका मिला। सत्ता और संगठन में तालमेल कैसे हो, उसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं का और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी बहुत बड़ी चुनौती था। हम कोशिश की 1 साल के अंदर उनके अपेक्षाओं, उनके उम्मीदों पर हम खरा उतरे। उसके साथ साथ अध्यक्ष बनने के बाद जो बस्तर के दोनों बाई इलेक्शन, नगरीय निकाय 10 में 10 जो नगर निगम में हम जीते, पंचायत चुनाव में भी एक तरफा जीत मिली। हम कोशिश की जनता की उम्मीदों के साथ साथ सरकार की योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। हम देखते आए हैं कि अब तक जितने अध्यक्ष थे उनको कार्यकारिणी बनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। कई साल तक कार्यकारिणी नहीं बन पाती थी। आपकी कार्यकारिणी आ गई है, अभी क्या इसमें और विस्तार होगा? क्योंकि कई कार्यकर्ता और स्थान पाने के लिए और संगठन में काम करने के लिए आतुर हैं। देख, कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी हो या जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। हमने सभी समन्वय के साथ हमने नियुक्तियां हाईकमान की सहमति से हमने की है। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में जिला कार्यकारिणी, प्रदेश में सचिव या अन्य पद हैं, उसके साथ साथ ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करना है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इन नियुक्तियों पर हो सके, क्योंकि हमने सबके सहमति के साथ हाईकमान को लिस्ट भेजी थी, इसलिए हाईकमान में उसमें स्वीकृति देके हमने जारी की है। बड़ा काम आपने हाथ में लिया। अब जिले में भवन बनेंगे कांग्रेस के, कितना चुनौतीपूर्ण है? एक भवन बनाने में ही काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ये कितना चुनौती है और कब तक इसके लिए लक्ष्य रखा है? जिला कांग्रेस कमेटी के 22 जिलों में हम नए भवन बनाने का निर्णय लिया है और हमने 20 अगस्त से विधिवत आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी इसका भूमि पूजन करेंगे और उसमें सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य और हमारे सभी संगठन के लोग जुड़ेंगे। तो ये चुनौती तो है, मगर हम कार्यकर्ताओं के दम पे हम उन जो 22 जिलों का भवन बनाने का निर्णय लिए वो समय पे बन जाएंगे। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम। उनका 1 साल काफ़ी सफलताओं के भरा रहा। लगातार उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की, उपचुनाव हो या स्थानीय निकाय चुनाव, लेकिन आगे मरवाही की चुनौती है जिसके लिए वो अपने आप को तैयार होने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम आवास से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वेबिनार को संबोधित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने का आह्वान किया। आईआईसीए की रायपुर शाखा को नया रायपुर में सीए की कोचिंग और कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। सीएम भूपेश बघेल ने इसके साथ ही प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से दी गई रियायतों की जानकारी भी दी।
रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण नहीं थम रहा है। बीते 24 घंटे में 84 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर से 5 मरीज मिले हैं तो राजनांदगांव में 25 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर दुर्ग से 7 मरीज, रायगढ़ से 12, बिलासपुर से 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 2694 हो गया है और 184 मरीजों की अब तक बताया जा रहा है कोरोना की मात देने की जो एक क्षमता है, यानी 184 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। राजधानी रायपुर में कोरोना के खतरे को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। शहर में सार्वजनिक स्थानों पर सक्रिय लोगों के ज्यादा से ज्यादा जांच पर जोर दिया जा रहा है। रायपुर के टाटीबंद इलाके में सब्जी बेचने वाले दुकानदारों को कोरोना टेस्ट कराया गया उनका। इस मौके पर विधायक विकास उपाध्याय कोरोना फाइटर के रूप में मैदान में दिखाई दिए और पीपीई किट पहनकर कोरोना टेस्ट कराने वाले लोगों के साथ वो नजर आए। जांच शिविर में विधायक पीपीई किट पहनकर लोगों को समझाइश देते हुए नजर आए। इस दौरान करीब 150 लोगों की जांच की गई। लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार के द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी से कैसे यहाँ के लोगों को निजात मिले, उसके लिए सरकार हर पहल करने के लिए तैयार है और पहल कर रही है। आज RT-PCR जांच यहाँ पर की जा रही है। पश्चिम विधानसभा का क्षेत्र है जहाँ लाखे नगर बाजार में जो सब्जी विक्रेता हैं, जो छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये जांच सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये इसलिए कि अब सामूहिक जगहों में, छोटी छोटी गुमटियों में, बाजारों में जहाँ लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, वो RT-PCR जांच के माध्यम से जो भय की स्थिति बनी है या लोगों में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसकी जांच कराने का काम सरकार कर रही है। मैं पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए, ये वो लोग हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोग यहाँ सैकड़ों लोग इनके संपर्क में आते हैं, तो सबसे पहले इन लोगों की जाँच अलग अलग तरीके से, और इसकी पहल की गई है, इसकी शुरुआत की गई है और किस प्रकार से ये जांच हो रही है, ये एक अपने आप में देखने वाला काम है। और लोग बेझिझक, निगम प्रशासन के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग इस काम को करने में आतुर हैं और सफलतापूर्वक इस पूरे प्रशिक्षण को कर रहे हैं। कोरबा में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में एक कोरोना संदिग्ध महिला से अस्पताल के वार्ड बॉय ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने के बाद आरोपी भाग गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला ओडिशा से अपने 2 बच्चों के साथ लौटी थी। उसे कटघोरा के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया, जहां अकेला पाकर वार्ड बॉय ने छेड़खानी की कोशिश की। जगदलपुर से खबर मिल रही है, जहां नक्सल लीडर रमन्ना के दावेदारी पर मंथन चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, नक्सली दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी में यह चर्चा हो रही है। नक्सल लीडर को लेकर कमेटी के सचिव के नाम की बताया जा रहा है घोषणा हो सकती है। 2019 में रावलू श्रीनिवास उर्फ रमन्ना की मौत हुई थी और अब लीडर पर एक बार फिर लीडर के नाम पर मंथन चल रहा है। नक्सल लीडर रमन्ना के दावेदारी पर फिलहाल मंथन चल रहा है। हम रुक करेंगे। प्रशांत गजभिया हमारे साथ जगदलपुर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए इस खबर पर बातचीत के लिए। प्रशांत, जाहिर है कि एक तरफ तो प्रयास सरकार के यही है कि किसी तरह नक्सलवाद को हम खत्म करें, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती है तो क्या माना जाए कि टकराव की स्थिति उस सरकार और नक्सलियों के बीच देखने को मिलती है, लेकिन रमन्ना की दावेदारी पर फिलहाल मंथन चल रहा है। क्या है जानकारी इस पर? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से दिसंबर में रमन्ना की मौत हुई थी, उसके बाद से ही नक्सलवाद का जो बस्तर में शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं मिल पा रहा था, और जिसको लेकर लगातार पिछले 6 महीने से मंथन चल रहा था।
और इस दौरान जो है नक्सली लगातार बैकफुट पर थे बस्तर में, और लगातार एनकाउंटर हो या फिर नक्सलियों का आत्मसमर्पण वो बढ़ते जा रहा था। और एनकाउंटर में कई बार जो है नक्सली को जो है पुलिस ने ढेर भी किया है। तो इसको लेकर अब जो है शीर्ष नेतृत्व के लिए तलाश जो है उसको तेज कर दी गई है। और फिलहाल जो है सबसे पहली बार ये आलम देखने को मिला है कि बस्तर में ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंदरूनी इलाकों के क्षेत्र हैं वहां पर ग्रामीणों से भी रायशुमारी की जा रही है कि किसे अब बस्तर का नेतृत्व सौंपना है और किस तरीके से कौन कौन है जो नाम, लगभग जो है 4 से 5 ऐसे बड़े नाम हैं जिनके नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से हिडमा का भी नाम है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो रमन्ना थे, रमन्ना लगभग जो है 2 दशकों से बस्तर का नेतृत्व कर रहा था, और बस्तर में जो जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जितने बड़े वारदात हुए हैं, उन सारे वारदातों में मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, या फिर उसको उस तरीके से जो बड़ी घटनाएं हुई उसको करवाने वाला जो है रमन्ना था। उसकी मौत के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका नक्सलियों को पड़ा था, जिसके कारण जो है पिछले 6 महीने से लगातार जो है नक्सली बैकफुट पर हैं। और अब जो है अंदरूनी इलाकों से जो खबर आ रही है कि अब जल्द ही दंडकारण्य जोनल कमेटी के स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव के नाम की घोषणा की कर सकते हैं, और किसके नाम की घोषणा होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नक्सलियों को यहाँ का नेतृत्व दिया जाता है, जबकि बस्तर में ही कई बड़े नाम हैं। इसको लेकर अब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और वो आपसी झड़प में अगर बदलती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार और पुलिस के लिए फायदेमंद है। और आपसी झगड़े में ही अगर नक्सलियों को नुकसान पहुंचता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि भी बिल्कुल कही जा सकती है, जिस तरीके से रमन्ना की मौत हुई है। और अब फिलहाल जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में बैठक चल रही है, कुछ ही दिनों में एक नाम जो सामने आ सकता है और वो नाम की घोषणा खुद नक्सली करते हैं, तो बस उस नाम की इंतजार है। और इसी बात को देखते हुए पुलिस ने हाल ही में सभी बड़े नेताओं के, सभी बड़े नक्सली नेताओं के जो है नामों को और उनके ऊपर जो इनाम रखे गए हैं उनको जो है सार्वजनिक किया है, और कहा है कि जो भी व्यक्ति अगर इन लोगों के नाम को और इनको अगर पहचान और इनके बारे में सूचना देगा तो उसके नाम को गोपनीय रखा जाएगा, और साथ ही साथ उसको जो है इनाम भी दिया जाएगा। तो लेकर अब पुलिस प्रशासन में भी, इस महकमे में भी इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। जी दीपक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत, बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखिए, इस खबर का एक असर ये भी है कि कल ही हमने आपको खबर भी दिखाई थी, आईजी बस्तर ने लोगों से अपील की थी नक्सलियों का नाम बताने के लिए। हालांकि उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा क्योंकि एक लिस्ट जो है तैयार की है मोस्ट वांटेड नक्सलियों की। और इधर दूसरी तरफ अब नक्सलियों ने भी अपना एक मंथन शुरू कर दिया है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। बीजेपी नेता भगवती यादव के कत्ल के आरोपियों को बलौदाबाजार पुलिस ने महज 7 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। भगवती यादव की हत्या लोहिया चौक पर चाकू से गोद कर की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 7वां आरोपी अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक भगवती यादव की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। मोहल्ले के ही कुछ युवकों से उसका पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। इकबाल और शाहरुख और बाकी जो व्यक्ति हैं, इनका भगवती यादव के साथ व्यक्तिगत इनका राइवलरी था, और कई बार भगवती यादव और इकबाल एवं शाहरुख के बीच में सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसे मामले हुए थे जिससे कि उनको बेइज्जती का एहसास हुआ था। कई बार उनके साथ मारपीट भी हुई थी दोनों पक्षों के बीच में। इस पूरी घटना से जो ये आरोपीगण हैं, इनको ये बहुत आहत थे, और इसके कारण, इसी द्वेष के कारण इन्होंने जो मृतक है भगवती यादव, इसकी चाकू से मार के हत्या कर दी। खबर दुर्ग से, जहां बोरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है दुर्ग में एक नाले में महिला का शव मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के शरीर पर चोट के भी निशान मिले हैं। दुर्ग के पाटन थाना क्षेत्र के खोरपा नाले की यह घटना है। इधर बिलासपुर से खबर, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन, बताया जा रहा है, सवार को टक्कर मारी। कैप्सूल वाहन सवार को टक्कर मारी है, जिसमें हादसे में एक व्यक्ति की हालत गंभीर है और अस्पताल में वो भर्ती है। सरघिट्टी थाना के सिलपहरी ब्रिज की ये घटना है।
इस सड़क हादसे में 2 लोगों की बताया जा रहा है मौत हुई है, एक शख्स घायल बताया जा रहा है, एक की हालत गंभीर है जिसे अस्पताल में रेफर किया गया है। तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन बताया जा रहा है जिसने टक्कर मारी है। कोरबा में सीएसईबी पूर्व संयंत्र में कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवासों पर अवैध कब्जे को लेकर श्रमिक नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सिविल विभाग के कुछ अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए बाहरी लोगों को आवास किराए पर देकर रकम वसूल रहे हैं। उनका कहना है कि रखरखाव के अभाव में 20% आवास जर्जर हो चुके हैं, वहीं 500 से अधिक मकान खाली पड़े हैं। इन्हीं मकानों पर बाहरी लोगों का अवैध कब्जा है। अधिकारी मंडल को धोखे में रखकर इन आवासों को किराए पर देकर अपनी जेबें भर रहे हैं। कर्मचारियों ने भिलाई की तर्ज पर खाली पड़े इन आवासों को रिटायर्ड कर्मचारियों को बेचने और किराए पर देने का प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में करीब 1100-1200 एम्प्लॉइज कोरबा पूर्वी तट में है और मकानों की संख्या काफ़ी बेहद है, मतलब जो रहने लायक है वो करीब 1500 है। तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव भी भेजा है कि जो अपने पास अतिरिक्त आवास है या कर्मचारी की संख्या दिनों दिन घट रही है, तो ऐसे आवासों को अपन रिटायर्ड एम्प्लॉइज को या जो भी स्कीम लाके आप भिलाई के जैसा भिलाई ने अपने एक सेक्टर को ही दे दिया था, उसी तरह एक आइडेंटिफाइड कर दे सेक्टर या जो कॉलोनी का एरिया, आप उनको भेज दीजिए। तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ ये स्कीम पर सरकार की ओर से तो कोई हमारी पहल नहीं हुई है। कंपनी स्तर पर पहल पर हम लोगों को कहा है इसकी एक कमेटी बना के विचार प्रस्तुत होगा। बिलासपुर के तारबहार पुलिस ने हंसा विहार कॉलोनी में 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बीते दिनों शहर के थाना प्रभारियों की बैठक लेकर जुआ सट्टा के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में बीती रात तारबहार थाना इलाके में छापामार कार्रवाई की गई। जुआरियों के पास से 78,180 रुपये जब्त किए गए, जबकि सभी पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अंबिकापुर के सत्तीपारा में बेखौफ चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात सहित 70,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। रूम में जाके देखा तो अलमारी का सारा ड्राइंग रूम में जब जाके देखा तो अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ था। उसके बाद मैं जब कैमरे की सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देखा, मैं घर में सो ही रहा था और वो लोग, एक बंदा हॉल में बैठा हुआ था और एक अंदर जाके जो भी किया है, अलमारी वगैरह से जो भी निकाला है सामान वो किया है। और ये लोग 50 मिनट पूरे घर पे रहे हैं। इसमें ज्वेलरी है लगभग 50,000 की, गोल्ड का पेंडेंट सेट था और टॉप्स था और कैश था लगभग वही 40,000 का। अंबिकापुर के पीडब्ल्यूडी दफ्तर में टेंडरों में हो रही गड़बड़ी के मद्देनजर सुरक्षा के बीच अलग अलग कामों का टेंडर खोला गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत अलग अलग कामों के करीब 3 करोड़ से ज्यादा के टेंडर फॉर्म भरे गए थे, जिसमें हुई धांधली को लेकर कार्यालय में विवाद हो गया था। इसी वजह से पुलिस सुरक्षा के बीच टेंडर खोलने की प्रक्रिया की गई। सरगुजा ज़िले के अंतर्गत जो संभाग अंबिकापुर है उसके सभी मरम्मत का ये काम है, चाहे वो पुताई का हो या पुलिया मरम्मत हो या रोड मरम्मत हो या फिर स्टोन सप्लाई का हो, उसके काम है। और जो पिछले दिनों घटना हुई थी कि कुछ ठेकेदार लोगों के द्वारा आवेदन ले जाके उसमें काट छांट या फिर ऑफिस से आवेदन पत्र ले जाना, उसी के मद्देनज़र यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है ताकि पुलिस अभिरक्षा में उस प्रकार का कुछ गड़बड़ ना हो पाए। हाँ, करीब 10 साल से हम लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 10 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में टेंडर खोला जा रहा है या उसी ठेकेदार को घुसने दिया जा रहा है जिस ठेकेदार ने या तो टेंडर में भाग लिया है या उस ठेकेदार के किसी प्रतिनिधि को ही आने दिया जा रहा है। बिलासपुर से खबर, जहां अजित जोगी की जाति के मामले में डॉक्टर रेणु जोगी और बेटे उनके अमित जोगी ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया है और अब आगे की सुनवाई के लिए उत्तराधिकारी होने पर यह आवेदन दिया है। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के फैसले के खिलाफ याचिका लगी है और अब डॉक्टर रेणु जोगी और उनके बेटे अमित जोगी ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया है अजित जोगी के जाति मामले में। हम रुक करेंगे, उमेश मौर्य हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी देने के लिए। उमेश, जरा बताएं, ये जो आवेदन दिया है डॉक्टर रेणु जोगी और उनके बेटे अमित जोगी ने, क्या है इस पर जानकारी?
देखिए, ये अजीत जोगी के जाति का मामला है। पूर्व में अजीत जोगी ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के जो फैसले हैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। क्योंकि अब अजीत जोगी रहे नहीं, इसलिए इस पूरे मामले की जो आगे की सुनवाई करनी है उसके लिए अमित जोगी और उनकी धर्मपत्नी रेणु जोगी ने याचिकाकर्ता होने का कानूनी दावा पेश किया है। और इस मामले पर उन्होंने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया है कि इस मामले की आगे सुनवाई की जाए, क्योंकि जो अमित जोगी और उनकी जो धर्मपत्नी है रेणु जोगी, वो उत्तराधिकारी होने का आधार कोर्ट में पेश किया है। और इस पूरे मामले की आगे सुनवाई की उन्होंने इस आवेदन में मांग की है। बहरहाल अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले पर किस तरह से संज्ञान लेता है। क्या इस मामले को आगे सुनवाई के लिए उन्हें मौका देता है या फिर इस मामले को यहीं समाप्त कर देता है। जी चलिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका उमेश। रायपुर से ही खबर, जहां कांग्रेस पार्टी आज महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन होगा कांग्रेस का। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ी है और महंगाई जो बढ़ी है उसका विरोध जताएगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश भर में ये प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन में पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे।